देखो बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे ये कुछ हमारे टॉपिक हैं, आईपीआर, डिजिटल फुटप्रिंट, नेटिक्विट्स और साइबर क्राइम। इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हम समझेंगे आज यहाँ, और फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल फुटप्रिंट पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग डिजिटल फुटप्रिंट से करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। पहले 11th क्लास में इंग्लिश में एक चैप्टर था, अब पता नहीं कौन सी क्लास में है, कि फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसमें एक साइंटिस्ट होता है, वो गायब होने की दवाई बनाता है कि उस दवाई को पी ले तो गायब हो जाएंगे, इंसान दिखाई नहीं देगा। तो वो दवाई बना लेता है, दवाई पी लेता है और चल देता है, ऐसा ही, कोई उसको देख नहीं पाता। तो एक बार वो जब जा रहा था तो रास्ते में कीचड़ हो रहा था, वहां को गया वो कीचड़ में, तो गारा उसके कीचड़ जो है पैरों में लग गया। आगे चला तो कीचड़ के निशान बनते हुए चले गए। तो इस तरह से वो जो चैप्टर रखा गया, फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी फीट तो दिख नहीं रहा, बंदा दिख नहीं रहा, लेकिन पैरों के निशान चल रहे। ऐसे ही आपने एक मूवी देखी मिस्टर इंडिया है, मिस्टर, इसके ऊपर मूवी भी है इनविजिबल मैन। हाँ, इनविजिबल मैन है, मिस्टर इंडिया है, इंडिया के अंदर ही अनिल कपूर की मूवी। ठीक है, गायब हो जाता है, घड़ी पहन के रखता है। तो इसी तरह से मतलब क्या है, कोई चीज होती तो है लेकिन हमें पता नहीं चलती। अब हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं डिजिटल फुटप्रिंट की, तो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब भी ये फुटप्रिंट तो है लेकिन ये डिजिटल वे में है। डिजिटल वे का मतलब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आपने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है अपने सिस्टम पे, आपने ब्राउजर ओपन किया है, ब्राउजर पे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे, फेसबुक पे भेज रहे, जीमेल पे कर रहे, गूगल पे सर्च कर रहे, हर चीजें आपकी रिकॉर्ड होती हैं। अब रिकॉर्डिंग से बचने के लिए बंदे ये सोचते हैं कि कोई हमारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, हम बाद में ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट मार देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चीज समझनी कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी हर एक्टिविटी ट्रेस हो रही है, वो दो फॉर्म में होती है, एक एक्टिव फॉर्म में होती है और एक पैसिव फॉर्म में होती है। ठीक है, और दो ही जगह होती है, एक क्लाइंट साइड पे होती है और एक सर्वर साइड पे होती है। ठीक है, तो जब आप ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर देते हो या सिस्टम की हिस्ट्री डिलीट कर देते हो, तो वो चीजें आपने डिलीट करी हैं क्लाइंट एंड पे, सर्वर एंड पे नहीं की। जो काम आप कर रहे हो वो क्लाइंट एंड पे भी हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग, और सर्वर पे भी हो रही। आप जो डिलीट करते हो चीजें, वो क्लाइंट एंड से होती है, सर्वर पे से नहीं होती है। ठीक है, तो मान लिया आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी ब्राउजर की, आपने कुछ साइबर कैफे में गए, कुछ काम किया और आपने वो डिलीट कर दिया, वहां से हिस्ट्री को डिलीट कर दिया कि किसी को पता ना चले। चलो, उसके ब्राउजर से डिलीट होगी, लेकिन वो सर्वर पे, यानी आपने जो जो वेबसाइट ओपन की है, जो यूआरएल ओपन की है, जो भी एक्टिविटी की, वो सब उस पर्टिकुलर सर्वर पे, उस वेबसाइट के सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो परमानेंट रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई थी, बहुत सारे ऐसी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जब केस चला था, रिया चक्रवर्ती के मैसेज निकाले 5 साल पहले, 10 साल पहले, व्हाट्सएप निकाल लिए वहां पे कि भाई उस टाइम का उसने मोबाइल भी चेंज कर दिया था, सारे मैसेज भी डिलीट कर दिए, तब भी पुलिस ने निकाल लिए। और भी जो भी क्राइम साइबर क्राइम वाली पुलिस होती है, अगर कोई पकड़ा जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी, वो सब निकाल लेते हैं। भाई तुमने डिलीट भी कर दिए, मोबाइल भी चेंज कर दिए, सारी चीजें तब भी रह गई, वो सर्वर पे रहती हैं। आप जैसे मान लिया आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट करी, ठीक है, तो पोस्ट करने पे वो पोस्ट आपके वहां पे पहले वो दिखाता है कि ये पब्लिक रखनी, प्राइवेट रखनी, या ये किसी फ्रेंड सर्कल में ही रखनी है आपको। तो वो कंट्रोलिंग आपके पास है। प्राइवेट करोगे तो वो आपको आप ही देख पाओगे, कोई नहीं देख पाएगा। किसी फ्रेंड सर्कल में रखनी तो आपके फ्रेंड ही देख पाएंगे, और अगर आप पब्लिक कर देंगे तो कोई भी देख सकता है। अब आप उसको डिलीट कर देते हो, तो डिलीट करने का मतलब है कि हाइड कर दिया आपने। ठीक है,
तो जो डेटाबेस है, डेटाबेस में एक हाइड का सिंबल आ जाता है, वहां पे वो डिलीट नहीं होती, उसका बस स्टेटस हाइड में चेंज हो जाता है, रहती वो हमेशा है। चाहे आप 10 साल बाद भी अगर फेसबुक वालों से मांगोगे कि क्या कंटेंट था वो निकाल के दो, वो निकाल के दे देंगे वहां से। तो ये नहीं समझना कि हमने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। पकड़ने वाला बस ये है कि हमें तुम्हें कौन देख रहा, जो क्राइम करेगा या जो बहुत बड़े लेवल पे कोई इंक्वायरी होती है तभी देखते हैं, नहीं तो नहीं देख रहे। ठीक है, तो रहती सब चीजें हैं। ठीक है, बस ये है कोई देखना नहीं चाहता, जो देखना चाहेगा वो देख भी लेगा। ये तो क्लाइंट और सर्वर की बात होगी। दूसरी चीज है कि आपसे पूछा जाए डिजिटल फुटप्रिंट कितने टाइप के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, एक एक्टिव होते हैं और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट जिसको की इंफॉर्मेशन आपको पता है कि आपने वो किया है, आपको पता है कि हाँ भाई मैंने ये किया है, और कुछ चीजें आपको पता ही नहीं है, आपकी बिना परमिशन के आपकी चीजें ट्रेस करी जा रही हैं। ठीक है, इनका आपको पता है कि भाई ये चीजें मेरी ट्रेस हो रही, मैं ये काम कर रहा तो ये रिकॉर्ड हो रही हैं सारी चीजें। लेकिन पैसिव में क्या होता है, आपकी बिना परमिशन के ही रिकॉर्ड होती हैं वो चीजें। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपने उसके लिए अलाउ भी नहीं किया, लेकिन तब भी हो जाता है। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पे कुकीज का भी ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना। तो एक्सेप्ट करते हो तो आपको पता है भाई मैंने एक्सेप्ट की है, ये कुकीज हैं, मेरे ब्राउजर में सेव होंगी। अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपकी परमिशन के बगैर ही आपने लोकेशन एक बार ऑन कर दी किसी पे, फिर कभी भी आप कोई वेबसाइट ओपन करो, आप वो लोकेशन निकल जाएगी, रिकॉर्ड होती रहेगी। आपको नहीं पता होगा कि आज जो है 25 जनवरी है, 25 जनवरी 2023 में, आज जो 2024 है, 2023 में 25 जनवरी को आप 8:45 बजे कहां पे थे या दोपहर को 1 बजे कहां पर थे, लेकिन आपके मोबाइल को पता है। आप गूगल मैप पे जाएंगे, टाइमलाइन खोलेंगे, टाइमलाइन में सब बता देगा, पूरे दिन की एक्टिविटी, पूरे साल की, 2 साल की, 3 साल की, कभी की भी किसी भी दिन की निकाल लो। तो वो सब चीजें आपकी क्या हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं। तो यहाँ पे ये चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को भी सबको बताई जाती है कि भाई आप कोई भी चीजें ब्राउज कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ब्राउज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से ये मत सोचो कि हमें नहीं, जैसे कहते हैं ना ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, आप अकेले रह के अकेले कमरे में भी कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है, कोई क्राइम भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देखता है। तो ऐसे यहाँ पर भी सर्वर देखता है, ये सर्वर ऊपर वाला ही है, सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड होती रहती हैं। ठीक है, दूसरी चीजें हमारे पास क्या है, नेटिक्विट्स की अगर हम बात करते हैं तो नेटिक्विट्स का मतलब होता है नेट प्लस एटिक्विट्स, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, नेट प्लस एटिक्विट्स। तो नेट का मतलब है इंटरनेट से रिलेटेड, www जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। एटिक्वेट्स का मतलब आपका बिहेवियर। ठीक है, जैसे एक सोशल बिहेवियर होता है ऐसे ही ऑनलाइन बिहेवियर होता है। ठीक है, आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आपके आस पड़ोस मोहल्ला है, वहां पे स्कूल में, ऑफिस में सब रहते हो, तो सबसे किस तरह से बिहेव करते हो, बातें करते हो, वो आपका सोशल बिहेवियर डिफाइन करता है आपका। ठीक है, तो इसी तरह से इंटरनेट पे आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, वो आपका क्या है, नेटिक्वेट्स है, यानी ऑनलाइन बिहेवियर है। ठीक है, तो आज के टाइम में हम 2 तरह की लाइफ जीते हैं, एक जो हम फिजिकल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, सोशल लाइफ हमारी यहाँ पे है, एक डिजिटल लाइफ भी है हमारे पास। हम जितना टाइम जो है ऐसे दे रहे हैं नॉर्मली मोबाइल को, उससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं हम। ठीक है, आप देखेंगे अपने मोबाइल के उसमें तो 5-6 घंटे तो नॉर्मली सब तो मोबाइल की एक्टिविटी मिल जाएंगी। ठीक है, कि आपने 5-6 घंटे यूज कर लिया मोबाइल, तो यानी आप जो है सोशल नेटवर्क जो है वो भी बना हुआ है आपके पास, ऑनलाइन भी बनी हुई है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। तो भाई जिस तरीके से आप बिहेव करते हो यहाँ पर, जिस तरह के रूल बने हुए हैं नॉर्मल हमारी लाइफ में, ठीक है, उसी तरीके से ऑनलाइन के लिए भी रूल्स हैं। तो नेटिक्विट्स में हमें उसी तरह से फॉलो करनी चाहिए, उसको भी अपना समाज मान के चलना चाहिए जिस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। तो आप ये बताइए, अगर मान लिया आपके घर पे दूध देने वाला आता है, पानी देने वाला आता है, तो आप उसको अपने घर में कहाँ तक की एंट्री देते हैं?
गेट है ये घर का भाई, बोल देते हैं यहीं पे खड़ा हो जा, गेट खोल दिया, दूध दे जा, हम किचन में रख देंगे और बाहर चला जा, बस। पानी वाला आया, इतनी परमिशन दी, उसको अंदर तक आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई कोरियर वाला आता है कुछ सामान लेके, सब यहीं गेट पे से आप भेज देते हो सामान लेके। कोई आपका मोहल्ले पड़ोस का बंदा आया, उसको बुला लेते हो अपनी जो आपका गेस्ट रूम है वहां पे बैठा लेते हो, चाय पानी बातचीतें करी चले जाओ, बस। ठीक है, आपकी कोई रिलेटिव आए तो रिलेटिव को और अपने बेडरूम तक भी आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं वहां पे रूम में, रात को भी घर में पूरे में रुक सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो है अलमारी है जहां पे सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो उनकी परमिशन तो आप किसी को भी नहीं दे रहे, रिश्तेदारों खुद के पास ही है परमिशन। लेकिन अब आप देखो, आप जिस बंदे को नहीं जानते या जानते भी हो मोहल्ले पड़ोस वाले को, उसको भी अपने घर में गेस्ट रूम तक ही रख रहे हो, बस। ठीक है, अंदर तक नहीं, पूरी सारी इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे सुबह उठते ही शाम को सोने तक क्या क्या एक्टिविटी कर रहे बंदे, क्या है, हर चीज की एक्टिविटी, फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पे डालते रहेंगे। वैसे तो आप पड़ोसी को बता नहीं रहे कि मैं क्या कर रहा, वैसे पूरी दुनिया को बता रहे, ऑनलाइन फेसबुक पे व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे, इंस्टाग्राम रील बना रहे, ये सब कर रहे। ठीक है, तो ये क्या है, इसी तरह से आपने देखा इनसे कुछ साइबर क्राइम भी होते हैं। आपने न्यूज में देखे होंगे कितने सारी इस तरह की न्यूज आई हैं कि कोई बंदा है, उसने वीडियो बनाई, कहा हम घूमने आए हुए हैं भाई, कश्मीर घूमने आए हैं या माता वैष्णो देवी है, कहीं भी गए थे शायद घूमने, और पूरी फैमिली के फोटो, हम पूरी फैमिली आए हैं, 1 हफ्ते का टूर है, अब हम यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, इस तरह के। तो उसने क्या करा, YouTube पे डाले अपनी वीडियो बना के, इस तरह से इंस्टा पे रील, उनके फॉलोवर नहीं देखी भाई, ये तो पूरी फैमिली सहित जो है गायब है, यहाँ से है ही नहीं, यहाँ पे गायब है, तो आगे पीछे से उसके घर पे ताला तोड़ा, चोरी करके लेगी। ठीक है, फिर देखते रहो, जब हम खुद ही बता रहे हमारे घर में कोई नहीं है, हम तो सारे के सारे यहाँ हैं, ऐसे ही होंगी फिर चीजें। ठीक है, तो इन चीजों से मतलब भाई आप घूमने जा रहे, दिखा रहे हो कि भाई मैं चलो स्टेटस लगा दूं, किसी को बताना, वीडियो बनाई, ये करी, तो जब आ जाओ वहां से घूम फिर के तब बना लो, पहले मत बनाओ वहां पे जाने से। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताए, इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचेंगे, साइबर सिक्योरिटी कैसे करेंगे, वो भी है। दूसरी चीज नेटिक्विट्स में जैसे कॉल करते हैं आप, कॉलिंग के बारे में, ये भी डिजिटल में आती है। कोई बंदा क्या होता है, किसी को कॉल किया, पहली बार कॉल किया, सामने वाले ने नहीं उठाया, दूसरी बार कॉल किया, फिर भी नहीं उठाया, फिर लगातार कॉल पे कॉल, तो वो क्या है, पागलपंती है। ठीक है, सामने वाला फिर और नहीं उठाएगा, यार ये तो पागल है सामने वाला, बार बार भाई अगर मान लिया आपने किसी को एक बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया कॉल, तो ऐसा भी हो सकता है फोन दूर रखा हुआ है, उसने नहीं उठाया, वो जब तक गया वहां तक, फोन के पास तक, फोन कट गया, दोबारा आप मिला सकते हो, दोबारा मिला लिया आपने, उसने उठा लिया, बात कर ली। लेकिन अगर दोबारा भी नहीं उठाया उसने, या आपका फोन कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला बिजी है। ठीक है, तो आपको तीसरी बार कॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई तीसरी बार कॉल कर रहा है लगातार, इसका मतलब वो पागल है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो नेटिक्विट्स ही नहीं है, नेटिक्विट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इलीगल एक्टिविटी में आ जाएगा, साइबर क्राइम भी हो जाएगा वो। ठीक है, तो दूसरे सामने वाले आदमी को परेशान करे जा रहे हैं आप बार बार कॉल करके, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है, किसी के साथ भी ना, आप व्हाट्सएप कॉल ना नॉर्मल कॉल, किसी को भी 2 बार से ज्यादा कॉल नहीं करनी। आपको इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं हुआ तो मैसेज ड्रॉप कर दो, सामने वाला फ्री होगा, मैसेज देख लेगा, मैसेज का रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से मान लिया कि भाई आपको इंपॉर्टेंट, सामने वाले ने मैसेज भी नहीं देखा, ये भी नहीं करा, तो आप 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद तीसरी कॉल कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि लगातार ही करे जा रहे। दूसरी चीज है कि आपको 10 बजे के बाद किसी को कॉल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 10 बजे के बाद अगर किसी से आपको इंपॉर्टेंट कोई इमरजेंसी का काम है, ठीक है, इमरजेंसी केस अलग हो जाते हैं, कोई ऐसे काम है, तो पहले आप मैसेज करें।
ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर ले, आजकल सब व्हाट्सएप सबका ऑनलाइन खुला ही रहता है, तो या नॉर्मल मैसेज डाल दें, व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा, तो मैसेज से ये पता चल जाता है सामने वाला बंदा जागा हुआ है, फ्री है या नहीं। तो अगर उसका रिप्लाई आ रहा तो आप कॉल कर लो, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी को रात को 1 बजे 2 बजे कॉल मिलाने लग जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास बैड हैबिट है। एटिक्यूट्स में भी हमारे पास कुछ होते हैं गुड एटिक्यूट्स, कुछ होते हैं बैड एटिक्यूट्स। सोशल मीडिया पे आपको किसी भी धर्म से, कास्ट से रिलेटेड पोस्ट नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। अच्छी डाल रहे हैं वो डाल लो, कोई नहीं, लेकिन गलत तरह की पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। किसी की लोकेशन के ऊपर कि भाई ये वेस्ट इंडीज का, ये वहां का, इसकी कलर ऐसा, ये इस तरह के पोस्ट नहीं डालने चाहिए। कोई न्यूज आ रही, फेक न्यूज, जिससे कुछ गलत हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, तो आप कोई भी वैसी न्यूज जो है बिना वेरीफाई किए, एक तो बेकार न्यूज को आपको पोस्ट ही नहीं करना, ना शेयर करना, और कोई वैसी भी न्यूज आपको पता चले करनी तो बिना वेरीफाई किए उसको नहीं करना चाहिए। तो गुड एटिक्यूट्स क्या है कि आपको सामने वाले का पूरा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। जिससे भी वो आप ऑनलाइन बात कर रहे, गाली गलौज करके नहीं कि मैसेज में कौन देख रहा, सब ये तो ये गलत हैबिट होती है, ठीक है। यही समझो कि सामने वाला जैसे हमारे सामने बैठा है इसी तरह से बात कर रहा है, आप किसी से फोन पे बात कर रहे, ये कर रहे, तो कुछ उसमें भी हमें ऐसे ही बिजनेस एटिक्यूट्स भी होते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, तो वो आप पब्लिकली कहीं पोस्ट नहीं करेंगे बिना परमिशन के, ठीक है। तो वो हमें अवॉइड करनी है चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास एक आईपीआर होते हैं। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, घर होता है, गाड़ी होती है, जमीन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, आपके पास ज्वेलरी होगी, ये सब। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, हमारी दिमाग की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो जैसे हमारे पास घर, जमीन, गाड़ी है, तो इनका क्या कराते हैं हम, रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि भाई कोई और इस पे कब्जा ना कर ले, कि हमारे नाम से है ये करवाते हो। गाड़ी हो, बाइक हो, घर हो, सबकी रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सबकी कुछ दिमागी, उसका कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन चोरी होने का खतरा तो उसका भी है। तो उसे बचाने के लिए कुछ आईपीआर के रूल्स बने, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ी, पहले तो ये ऑफलाइन भी थी चीजें, जैसे मान लिया किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, तो वो भी तो दिमाग के उपज है उसकी, भाई पेंटिंग बनाई है अच्छी, ठीक है, तो उस पे उसका कुछ कॉपीराइट होना चाहिए। किसी ने कोई बुक लिखी है तो वो कंटेंट लिखा हुआ है। तो जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें हमारे पास 4 तरह की चीजें आती हैं। पहले होती है कॉपीराइट, सबसे पहले। दूसरा होता है हमारे पास कि पेटेंट आप करा सकते हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट हो गया हमारे पास। कॉपीराइट आप देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी बुक होती है उसका कॉपीराइट होता है कि आपने किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी, नोवेल लिखा, तो उसके जैसा कोई दूसरा अगर करेगा तो उस पर कॉपीराइट का केस हो जाएगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास पेटेंट की चीज होती है। पेटेंट का मतलब होता है कोई रिसर्च करी, कोई नेचुरल चीज नहीं है, कोई रिसर्च करी, कोई नई चीज खोज करी है, ठीक है। पेटेंट नेचुरल चीजों का नहीं होगा। कोई कहने लगे मैंने पानी खोज दिया, या मैंने कोई हीरा खोज दिया, ठीक है, कोई खजाने से कुछ निकाल दिया, मैंने हवा खोज दी, तो वे नहीं है, नेचुरल चीजों की नहीं, ठीक है। तो पेटेंट कोई नई रिसर्च करनी, उन चीजों का, उस फॉर्मूले का कोई फॉर्मूला बनाया, कोई नई रिसर्च करी, उन चीजों का पेटेंट होता है। पेटेंट जो है मैक्सिमम 20 साल के लिए होता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि आपके नाम से, तो उस फॉर्मूले को कोई यूज करेगा, तो आप अगर उसे चाहें तो फिक्स फीस लेके कर सकते हैं। 20 साल के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, नहीं तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट की अंडर में आ जाता है, ठीक है। कॉपीराइट में आप गाना देखते हैं, गाने जो यूट्यूब पे भी, म्यूजिक पे भी गाने पे कॉपीराइट होते हैं, कोई वीडियो होती है उन पे कॉपीराइट हो जाते हैं, बुक्स हो गया, पेंटिंग होगी, इनकी सबकी कॉपीराइट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक।
ठीक है। एक होते हैं हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास कोई पॉलिसीज हैं या कोई स्पेशल किसी चीज को बनाने का फॉर्मूला है, या कंपनी की कुछ दूसरे कंपटीटर से आगे निकलने के लिए उन्होंने कोई पॉलिसीज बना रखी, वो उसके सीक्रेट्स हैं, ठीक है। जैसे कोका कोला ने बनाया हुआ कि भाई ये फॉर्मूला, इससे कोका कोला बनेगी, वो किसी दूसरे को नहीं बताना, तो वो उसका ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, ठीक है। तो उस पे भी अगर कोई बिना परमिशन के उसका यूज करेगा या उसको लीक करेगा तो उस पे क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम का केस हो सकता है। एक हमारे पास होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होंगे, जैसे आपने देखा होगा कंपनी के नाम या लोगो होते हैं, उनके ऊपर टीएम लिखा होता है, किसी पे आर भी लिखा होता है, ऐसे सर्कल में बना देते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें ट्रेडमार्क को ही रिप्रेजेंट करती है। आर का मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया, टीएम का मतलब वो ट्रेडमार्क है, अप्लाई किया हुआ है, अभी रजिस्टर नहीं हुआ, जब रजिस्टर होंगे तो आप आर भी लिख सकते हैं उसमें। तो ये नाम या लोगो या कोई डिजाइन है, उन पे आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सब होते हैं, इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है गवर्नमेंट की, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, इनको आप देखेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखो बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिया रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम हर बैंक। एक लड़की है, उसका नाम रिया है, उसने बैंक में एक अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसको एक मेल आया है, ठीक है, ध्यान से समझना। क्लेमिंग दैट हर अकाउंट हैड बीन हैक्ड, और उस मेल में लिखा हुआ है कि उसका अकाउंट क्या हो गया है, हैक हो गया है। एंड सी नीडेड टू रीसेट हर पासवर्ड इमीडिएटली। अब उसको क्या करना, अकाउंट हैक हो गया तो अपना पासवर्ड एकदम से चेंज कर लो, ठीक है। दी ईमेल कंटेंट ए लिंक, ईमेल पे हमें एक लिंक आया कि इस पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो, लेकिन वो लिंक जो है वो एक फेक वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। दैट लुक्ड आइडेंटिकल टू हर बैंक वेबसाइट, लेकिन जैसे उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो जो वेबसाइट खुलती है वो बिल्कुल डिक्टो जैसी उसकी बैंक की वेबसाइट, उसी तरह की वेबसाइट है। तो रिया समझ नहीं पाती कि ये फेक है या ओरिजिनल है, बिल्कुल डिक्टो उसी तरह की वेबसाइट बनी हुई है। तो रिया ने क्या किया, अपना यूजर नेम लिखा और पासवर्ड लिखा उस फेक वेबसाइट पे, और वहां पे उसने एंटर कर दिया। उसने सोचा कि ये रियल ही है, मैसेज आया। तो हाउएवर शी सून रियलाइज दैट शी हैड फॉलन फॉर ए स्कैम एंड हैड लॉस्ट ऑल हर मनी। लेकिन उसको कुछ ही देर बाद एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हो चुके हैं, उनका अकाउंट खाली। तो उसने देखा यार मैंने तो अभी अभी एक पासवर्ड डाला था, यूजर नेम पासवर्ड डाला था एक वेबसाइट पे, उसके 5 मिनट बाद ही उसके पास मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से सारा पैसा खत्म। तो उसके पास एक जो है स्कैम हुआ है, वो कौन सा स्कैम है, साइबर फिशिंग हुई है, साइबर बुलिंग हुई है, या ऑनलाइन ग्रूमिंग हुई है, या जूस जैकिंग हुई है। कोई बच्चा बताएगा क्या हुआ है? साइबर फिशिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिशिंग। फिशिंग का मतलब देखो, ये फिशिंग जैसे मछली पकड़ना होता है ना, उसी तरीके से समझ लो कि जाल बिछाया, लालच दिया और उसमें फंसा लिया, ठीक है। मछली पकड़ने के लिए क्या है, जाल बिछाते हैं, उसमें खाने के लिए कुछ डाल देते हैं और मछली आती है खाने के लिए बेचारी, और जाल में फंस जाती है। तो सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है फिशिंग में बिल्कुल डिक्टो एक दूसरी वेबसाइट बना लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मेनली फिशिंग का काम होता है इंफॉर्मेशन को, क्रेडिट कार्ड की या बैंक से रिलेटेड यूजर आईडी पासवर्ड या आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ये फैच करने के लिए फिशिंग करी जाती है, ठीक है। तो जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर वो हमें किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालनी है, ये नहीं कि पासवर्ड बैंक का ही हो, किसी भी चीज का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड आपका जीमेल का कहीं भी, वो फिशिंग के थ्रू निकाला है। इसमें जो
अटैकर होते हैं, स्कैमर होते हैं, वो क्या करते हैं, बिल्कुल उसी की कॉपी जैसी बिल्कुल सेम एक दूसरी वेबसाइट बना लेते हैं। तो आपको इस फिशिंग से बचने के लिए क्या है करना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई ऐसा मेल आए, उस मेल की ग्रामर को अच्छे से पढ़ें कि सही लिखी हुई है, क्योंकि जो फिशर होंगे, स्कैमर होंगे, उनकी मेल में ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक हो सकती है। फॉर्मेटिंग जैसे रेगुलर मेल आती है, उस बैंक से आ रही थी, उससे कुछ अलग तरीके की मेल हो सकती है। सबसे मेन चीज क्या है पकड़ने का, वो है यूआरएल। आपको जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोला है या जहां पे भी आप जो भी चीज यूज करते हैं, जिसमें भी आपने आईडी बनाई हुई है, सबके यूआरएल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कि भाई मान लिया आपने एसबीआई में अकाउंट खोला हुआ है, तो आपको यही नहीं पता कि एसबीआई की जब हम लॉगिन करते हैं तो वहां पे sbi.co.in होता है या .com होता है या .net होता है या क्या होता है, पता ही नहीं, बस खोल लिया हमने। अब इसी का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर कि आपको तो यही नहीं पता क्या है ओरिजिनल, तो वो बना दिया उन्होंने भाई कुछ भी sbi.net.in ये बना दिया उसने और भेज दिया आपको, इस लिंक पे क्लिक कर लो। ऐसे कंटेंट ऐसा ही, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर एसबीआई की वेबसाइट ये है तो ये एसबीआई के पास ही होगा ये यूआरएल, और किसी के पास नहीं हो सकता ये डोमेन। ठीक है, डोमेन यूनिक ही रहेगा। तो वो डोमेन आपको चेक करना कि डोमेन कोई दूसरा तो नहीं, किसी दूसरे डोमेन पे आपको नहीं चीजें ये लिखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ केसेस समझेंगे और इनको पढ़ते हैं आगे। जैसे बेटा यहाँ पर है कि व्हाट आर द 5 मेन ऑनलाइन एक्टिविटी यू एंगेज इन ऑनलाइन। हाँ बेटा, सर ये जूस जैकिंग क्या होता है? अभी बताएंगे सारी चीजें। ठीक है, मोबाइल से करी जाती है वो। व्हाट आर द 5 मेन ऑनलाइन एक्टिविटी यू एंगेज इन एन ऑनलाइन ऑन ए रेगुलर बेसिस। आप ऑनलाइन जैसे रेगुलर आप यूज ही करते होंगे, अपना मोबाइल, इंटरनेट का यूज करते होंगे, मोबाइल लैपटॉप पे कहीं पे भी, तो सबसे ज्यादा 5 क्या एक्टिविटी आप करते हो बताओ। सबसे पहला ब्राउजिंग है, कॉलिंग, मैसेजिंग, कॉलिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया, यूट्यूब देख लिया आपने, कोई एजुकेशनल वेबसाइट देख ली, सोशल मीडिया यूज कर लिया, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना हो गई। ठीक है, जो भी यूज करते हैं। तो आज के बारे में हम इसमें देखें, यहाँ पे यही समझेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। ये भाई इसके अंदर एक मिनट, ये साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। देखो जैसे आपको सबको वैसा नॉर्मली पता ही है, हम यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देखेंगे बस, कि साइबर क्राइम रेफर टू द क्रिमिनल एक्टिविटी। क्राइम होता है जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी, साइबर क्राइम में जो क्रिमिनल एक्टिविटी करी जाएंगी उसमें जो है कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, या तो कंप्यूटर पर करी जाएगी या कंप्यूटर के द्वारा करी जाएगी। ठीक है, साइबर क्राइम जो है ये ऐसा क्राइम है जो या तो कंप्यूटर पर करा जा रहा या कंप्यूटर के द्वारा करा जा रहा। कंप्यूटर पर करने का मतलब कि आपके कंप्यूटर का डेटा डिलीट कर दिया, कंप्यूटर की फाइलें जो है इनक्रिप्ट कर दी, उनमें चेंजेस कर दिए। कंप्यूटर के द्वारा करने का मतलब कि उससे कोई सॉफ्टवेयर, वायरस वगैरह कुछ भी बना के भेजा। ठीक है, तो साइबर क्राइम रेफर टू द क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज करके या इंटरनेट का यूज करके या कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके जो एक्टिविटी करी जा रही क्रिमिनल टाइप की, वो साइबर क्राइम में आएंगी। जैसे हैकिंग करना, आइडेंटिटी थेफ्ट करना या ऑनलाइन फ्रॉड करना, साइबर स्टॉकिंग करना, या कोई भी स्प्रेड ऑफ मालवेयर, यानी कोई वायरस वगैरह या वर्म वगैरह, ट्रोजन वगैरह, ये सारी चीजें भेज देना, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर हम समझते हैं सबसे पहले, देखो जो हमारे पास साइबर क्राइम है वो 2 तरीके से, जैसे अभी बताया, कर सकते हैं हम। पहला क्या है, कंप्यूटर एज ए टारगेट, और दूसरा है कंप्यूटर एज ए वेपन।
कंप्यूटर एज ए टारगेट का मतलब यूजिंग ए कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अटैक कर रहे हैं, जैसे हैकिंग करना, वायरस या वर्म या डीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना। ठीक है, DDoS भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस या डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, कंप्यूटर एज ए वेपन का यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई साइबर टेररिज्म कर रहे हो आप। ठीक है, जो साइबर क्राइम है उसमें एक साइबर टेररिज्म भी होता है, ये एक ऐसा क्राइम है इसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान भी है, बाकी किसी में नहीं फांसी की सजा का। बाकी में जुर्माना है 5 लाख 10 लाख तक के, या 3 साल 5 साल 10 साल तक की जेल है, लेकिन अगर साइबर टेररिज्म कोई कर रहा है तो उसके लिए फांसी की सजा भी है। ठीक है, IPR के अंदर। फिर है हमारे पास IPC है, वो IPR वॉयलेशन कि जो IPR अभी कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह अगर कोई उसको वॉयलेट करता है तो वो भी साइबर क्राइम है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड करना, EFT फ्रॉड करना, पोर्नोग्राफी वगैरह करना, ये सब जो है इसमें कंप्यूटर एज ए वेपन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो 2 तरह के हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइबर क्राइम है। यहाँ पे हम इन साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे कुछ, अभी इन सब के एग्जाम्पल समझेंगे, कौन सी साइबर क्राइम है, किस तरह की एक्टिविटी, जैसे एक फिशिंग के बारे में, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सबसे ज्यादा यही सब यूज होती है हमारी, फिशिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, जूस जैकिंग, स्पैम मेल है, रैंसमवेयर और की लॉगर। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे हमें समझना है। तो अब आप ये देखेंगे, यहाँ पे ये इमेज देखो और इस केस स्टडी को पढ़ना है आपको, ध्यान से सभी पढ़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक फिशर है। ठीक है, इसने क्या किया है, सबसे पहला काम, एक पहले नंबर पे क्या कर रहा है, ये सर्वर है, ये फिशिंग वेबसाइट है, इस सर्वर पे ये टारगेट वेबसाइट है, ये ओरिजिनल सर्वर है। ठीक है, ये कोई विक्टिम है। ठीक है, इसने क्या किया, ये हमारे पास एक वेबसाइट बनाई इसने। ठीक है, एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद कोई फिशिंग वेबसाइट बनाई, मतलब डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई, मेल भेजा, ये मेल भेजा है इस बंदे को, तो ये बंदा इस टारगेट वेबसाइट, इसने इसको टारगेट करना था यहाँ पे। ठीक है, ये बंदा, ये जो लड़की है, ये इस वाले सर्वर पे जो वेबसाइट है उसको यूज करती थी, लेकिन इसने मेल भेज के उसको इस सर्वर पे भेज दिया। अब इस पे गई, उसने तीसरे नंबर पे यहाँ पे पहुंची, अपनी डिटेल डाल दी, वो डिटेल पहुंच गई इसके पास। अब ये उस डिटेल को लेके ओरिजिनल सर्वर में एंटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ओरिजिनल सर्वर पे चला गया, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएगा और वहां पे करेगा। फिशिंग ये नहीं है कि आपके पास ईमेल के थ्रू ही हो रही, फिशिंग ऐसे भी हो सकती है कि आपके पास कॉल आया कि मैं बैंक से बात कर रहा हूं, आपके साथ ये है, इस तरह की चीजें, वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी करवाएंगे, तो वो कहेगा आप अपनी, आपको लिंक भेज दिया कि कॉल पे ही बात हो रही है, आपको लिंक भेज दिया उसने, किस वेबसाइट का, जो नकली वेबसाइट है। आपने वो वेबसाइट खोली, उस पर डिटेल फिल कर रहे हो आपसे वो फोन पे करवा रहा कि ये सारी चीजें करो, वो एट ए टाइम वो बंदा जो है उसने ओरिजिनल वेबसाइट खोली हुई है। आप जो OTP वगैरह या सारी चीजें जो नकली वेबसाइट पे डाल रहे, वो उसके पास जा रही बैकएंड से, तो वो उन्हीं चीजों को ओरिजिनल पे डालता जा रहा। ठीक है, तो वहां से भी कर लेगा। जो फिशिंग है ईमेल के थ्रू भी होती है, कॉलिंग के थ्रू भी हो रही, वॉइस फिशिंग। फिशिंग जो है SMS के थ्रू भी हो जाती है, मैसेज भेज के भी करी जाती है। फिशिंग फिजिकली भी हो जाती है। देखो आपको ये आजकल आप एडवर्टाइजमेंट में भी देख रहे होंगे, UPI में आ रहे हैं कि आपके साथ कोई भी आपको कॉल सेंटर पे काम कॉल करनी किसी भी चीज के, तो कॉल सेंटर पे बेटा आप गूगल पे सर्च कर रहे हो कि ये कॉल सेंटर, मान लिया आप का अकाउंट है SBI में, आपने SBI कॉल सेंटर गूगल पे लिख दिया, आपको एक नंबर दिखाई दे जाएगा यहाँ पे टोल फ्री बड़ा बड़ा सा, आपने उठाया कॉल मिला दिया। गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जो ऐसा करते हैं वही फंसते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि गूगल आपको सही इंफॉर्मेशन देगा ये कोई जरूरी नहीं, गूगल केवल सर्च करके देता है चीजों को, कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्च करेगा। आपने लिखा SBI टोल फ्री नंबर,
ठीक है। अगर मान लिया जो ये फिशर है इसने भी अपनी एक वेबसाइट बना रखी और उस पे यही कीवर्ड लगा रखे SBI टोल फ्री, SBI नंबर लिख रखा, तो वो गूगल तो इसकी साइट पे भी खोल देगा, इसका भी बता देगा, जो ज्यादा खुल रही हो, जिसने एडवर्टाइजमेंट लगा रखी हो, जो कर रखा हो उसकी दिखा देगा वो तो ऊपर। तो गूगल ये नहीं कहता कि मैं ओरिजिनल चीज ही दिखा रहा, वो तो सर्च करके दिखा रहा है इंटरनेट पे जो भी चीज उस कीवर्ड से रिलेटेड अवेलेबल है, जो हमारे पास जिसके कीवर्ड उससे मैच हो गए उसको निकाल कर एल्गोरिथम से दे देगा। उसको नहीं पता ये सही है या गलत है, ठीक है। अब आपने उसको कॉल कर दिया तो ये तो इस बंदे के पास चली गई। अब वो बंदा आपको लगेगा मैं तो ओरिजिनल जगह बात कर रहा। तो भाई जब भी आप कोई टोल फ्री नंबर या कोई भी कस्टमर केयर नंबर पे बात करें या कैसे भी नंबर पे आपको किसी भी कंपनी में बात करनी या कोई हमें ही कॉल कर रहा तो गूगल पे मत ढूंढो भाई, ठीक है। तो क्या करना, आप ओरिजिनल उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जो नंबर और ईमेल लिखा हुआ केवल उसी पे कांटेक्ट करो, कहीं और पे नहीं करना। उसी की वेबसाइट पे आप नंबर देखो क्या है। ये अभी यहाँ दिल्ली में भी क्या इंडिया में भी बहुत सारे हैं कॉल सेंटर बने हुए हैं। वो क्या करते हैं, बाहर के देशों से अगर मान लिया आप सर्विस देंगे, ऐसा नहीं कि ये इलीगल एक्टिविटी भी होती है, कुछ जो है लीगल एक्टिविटी भी करते हैं लेकिन इलीगल तरीके से करते हैं। क्या है, कुछ बंदे ऐसे कॉल सेंटर बने हुए हैं कि वो मान लिया आप HP का कॉल सेंटर बना लिया उन्होंने कि वो HP कंपनी है नहीं, कॉल सेंटर, कि कोई उनको कॉल करे कि वो HP को गूगल पे सर्च करेंगे, उनका नंबर आएगा कि HP के मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है, आपने कॉल करा, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी कर दी लेकिन पैसे ले लिए। जो पैसे जाने थे HP पे वो पैसे आ गए उन पे, उन्होंने सोल्व कर ली, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पे। और वो ऐसे ऐसे बंदे कि वो बाहर के देशों में गूगल पे रैंक ऊपर बढ़ाते हैं और उसके अकॉर्डिंग डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, ऐसे भी काम कर रहे हैं। तो सब इलीगल एक्टिविटी पकड़े जाते हैं फिर बंद करते हैं। तो ये सब क्या होती है, फिशिंग होती है। फिशिंग में ये भी कोई जैसे मान लिया आपने कॉल किया कस्टमर केयर पे या कहीं पे भी, तो अगर गलत तरीके से मान लिया आपके पास एक टीवी है या डिजिटल बोर्ड मान लो या बड़ा LCD वगैरह मान लो, तो आपके में उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया, वो पहुंच गया किसी दूसरे बंदे के पास, वो अपने बंदे आपके घर भेज देगा। आप सोचोगे हाँ भाई मैंने कॉल किया था कस्टमर केयर वाले, आप उसको अपने घर के अंदर बुला लोगे। अब वो घर के अंदर चोरी करना, लूट करना, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सही नहीं है। दूसरा वो ये भी कर सकता है, आपका ले गया, चलो ये सर्विस सेंटर जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा, घर से आपकी LED उतार के ले गया, गायब भी हो गया, फिर आया ही ना। तो कुछ भी तरह, तो इसलिए भाई इन चीजों से बचने के लिए क्या है, हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ ऑर्गेनाइजेशन की और वेबसाइट से नंबर लेके ही उसी पे बात करो, गूगल के नंबर पे विश्वास नहीं करना। तो अब यहाँ पे जो हमने अभी बात करी थी रिया वाला केस ही है ये, जो भी देखा था हमने, तो फिशिंग का केस है ये, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी फिशिंग के थ्रू की जाती है। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको बताई दिया कि फिशिंग क्या होती है। साइबर फिशिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच द अटैकर सेंड ए फेक ईमेल और मैसेज टू द विक्टिम, ठीक है। और क्या करता है, पोजिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी, ये लगता है आपको हाँ भाई ये ओरिजिनली है। द अटैकर देन ट्राई टू ट्रिक द विक्टिम इनटू रिलीविंग देयर पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपसे निकलवा लेता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास दूसरा केस देखते हैं। अच्छा, ये तो अभी उसके बारे में ही है कि आप फिशिंग को कैसे पहचानेंगे। फिशिंग को पहचानने के लिए आप ये लोगो वगैरह सही से देखेंगे, जैसे डियर वियर लगा हुआ, क्लाइंट वगैरह, इस तरह की आप ग्रामेटिकल चीजों को देखेंगे या जो जेनरिक चीजें नहीं है। और सबसे मेन है ये URL चेक करना, ठीक है। जैसे ये किसी अमेजन से आया है हमारे पास वेबसाइट, और यहाँ मेल का जो डोमेन लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे, ये वाला डोमेन है इसको भी हमें देखना होगा सही से, ठीक है। तो डोमेन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि चेक द सेंडर ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस है उसको चेक करो। सबसे पहले लुक द अर्जेंट लैंग्वेज, ये जैसे अर्जेंट लैंग्वेज लिखी हुई है। चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, हाउ
ओवर लिंक बिफोर क्लिकिंग, यानी क्लिक करने से पहले लिंक के ऊपर कर्सर ले जाओ, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे जाएगा। लिंक ऐसा लिखा हुआ है इसने, देखो यहाँ तो ओरिजिनल लिख रहा amazon.com, ओरिजिनल वेबसाइट amazon.com ही आपको लग रहा सही है, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिनल बता रहा है, ये ले जाएगा redirect.kesarkdj.com पर, वहां पे क्योंकि लिख तो ये दिया, ये तो हाइपर टेक्स्ट है, इस पे हाइपर लिंक दूसरा है। हाइपर टेक्स्ट वो होता है जिस पे हाइपर लिंक बनाया जाता है। हाइपर लिंक क्या है? ऐसा लिंक जो आपको रिडायरेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो डोंट डाउनलोड अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सेंडर्स, ये चीजों का, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट समझते हैं हम इसको। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेया वाज ए ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, हु excelled in academic and extra curriculum activity, एक्सेल्ड। तो श्रेया एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ने में भी और एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। और वन डे सी पोस्टेड ए पिक्चर ऑन हर सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, एक दिन उसने इंस्टाग्राम पे अपनी एक फोटो डाली और उसके कुछ देर बाद ही उसके पास कुछ हेटफुल कमेंट आने लगे, ठीक है, उस पिक्चर पे। फ्रॉम ए फ्यू ऑफ हर क्लासमेट, उसके क्लासमेट ही, कोई उसको नाम से चिढ़ा रहा था, कोई उसके अपीयरेंस को चिढ़ा रहा था। श्रेया बिकम इनक्रेडिबली डिस्ट्रेस हो गई एंड फाउंड टू डिफिकल्ट कंसंट्रेट, जिससे जो श्रेया है वो क्या होगी, डिस्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो गई वो, और उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बाकी एक्टिविटी में भी वो एंजॉय नहीं कर पा रही, मन नहीं लगा पा रही। तो इस तरह का अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ वे बताए थे, ठीक है, कि क्या हमारे पास, जैसे आपको साइबर क्राइम के टाइप बताए थे मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से आप देख के बताएंगे क्या हो सकता है इनमें से। ये फिशिंग है, ऑनलाइन ग्रूमिंग है, बुलिंग है, क्या है, क्या है, बुलिंग है। इसको, इस तरह की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब है किसी पे ऑनलाइन पर्सनल कमेंट करने जिससे वो क्या है, डिस्टर्ब हुई। जैसे यहाँ पे देखो, इसको, इसने एक फोटो डाली, इसको कोई लिख रहा है यू आर फैट, मोटी मोटी के कमेंट डाल रहा है, कोई कह रहा है यू आर अगली, ठीक है, कोई कह रहा है नो वन लाइक यू, यू आर ए लूजर, यू हैव नो फ्रेंड्स, इस तरह के मैसेज करके उसको चिढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीजें जो है ग्रुप में करी जा रही हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास उसमें साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो आप, साइबर बुलिंग होगी इसके अंदर। और अगर आप जो है इंडिविजुअल को, किसी को टारगेट करके लगातार एक पर्सनल बंदे को, आपने बिजनेस वगैरह में भी होती है, वहां पे भी की जा सकती है, ठीक है। तो उनको भी ध्यान में रखना कि आप पर्सनली भी किसी को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये साइबर बुलिंग मतलब साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। तो साइबर बुलिंग इज ए फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट और बुलिंग दैट इज कैरिड। बुलिंग मतलब टांग खींचना, किसी की मजाक उड़ा रहे हो आप, इस तरह से मजाक में सामने वालों को क्या हो रहा है, बुरा लग जा रहा है, तो आपको इस तरह की मजाक नहीं करनी चाहिए। आप ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या ऑनलाइन फॉर्म कहीं पे भी कर रहे हैं तो इस तरह की एक्टिविटी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इस एक्टिविटी को समझो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार क्या हुआ, देयर वाज ए 14 ईयर ओल्ड गर्ल नेम राधा, ठीक है, 14 साल की एक लड़की थी, उसका नाम था राधा, हु लव्ड स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो वो सोशल मीडिया पे जो है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह, इन पे सोशल मीडिया पे जो है टाइम स्पेंड करती रहती थी। सी मेड ए न्यू फ्रेंड नेम रोहित, अब उसका एक नया फ्रेंड बना सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक वगैरह पे, जिसका नाम क्या है, रोहित है। Who was charming and friendly. They started chatting every day and Rohit made Radha feel special. But over time, Rohit started asking Radha to share her personal information, photos and even meet him in person. ठीक है, तो राधा become uncomfortable and stop talking to him. तो आपको बताना, सी लेटर रियलाइज दैट रोहित वाज ए प्रीडेटर हु वाज ट्राइंग टू ग्रूम हर, ठीक है।
क्या है भाई, रोहित जो है उससे बातें करने लगा। शुरू शुरू में तो बातें अच्छी लगी, लेकिन बाद में वो उससे पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज वगैरह इस तरह की बातें करने लगे, जिससे वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। ठीक है, तो उसने उससे बात करना बंद कर दिया और उसको लगा कि ये उसको ग्रूम कर रहा था। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है किसी को पर्सनली यूज करने के लिए आप उसको कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट करके पर्सनली यूज कर रहे हो कुछ, तो तब बातें कर रहे हो, मतलब बहला फुसलाना। ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन भी बहला फुसला के किडनैप कर लेते हैं ना बच्चों को, तो ऐसे ही कोई ऑनलाइन बहला फुसला रहे थे इसको। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इसको बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग। ठीक है, तो ग्रूम हर यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है, इसी तरह का जो क्राइम है ये कहलाता है आपका। हाँ बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो। सॉरी प्रोफेसर, वो ग्रुप में कुछ लोग कह रहे हैं वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं क्लास में। अच्छा, कौन से ग्रुप में? यूपी पुलिस। अच्छा, तो भाई नहीं हो पा रही, पता नहीं अब नहीं हो पाते बीच में ऐसे कोई। बेटा ये मोबाइल हमारा वो हो गया डाउन, इसको लगा देना, चार्जिंग पे लगा दो। तो बेटा ऑनलाइन ग्रूमिंग क्या है? ऑनलाइन ग्रूमिंग इज ए प्रैक्टिस वेयर समवन बिल्ड्स ए रिलेशनशिप विद ए चाइल्ड ऑनलाइन एंड गेन देयर ट्रस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दैम। तो इसको हम बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग या ऑनलाइन ग्रूमिंग। चलो अब नेक्स्ट देखो, एक बच्चा अभी क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर बता रहा हूं, देखो हिंट से। आपने ही पूछा था जब हमने शुरू करी थी ये स्लाइड, इसके बारे में पूछा था क्या होता है। अब इसको समझ लो, इसमें क्या है, जैसे मान लिया आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, मान लिया आपको अयोध्या घूमने जाना है। अब आप बस में चल दिए, आप पूरे रास्ते में मोबाइल को यूज करते हुए जा रहे हैं, या कहीं भी घूमने जा रहे हैं आसपास, आपने सोचा 3-4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ऐसी नजदीक जगह चलते हैं, जैसे दिल्ली से मान लिया जयपुर आप जा रहे हैं, तो आपने सोचा 3-4 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। वहां पे आप पूरे रास्ते मोबाइल यूज करते हुए जा रहे हैं। अब मोबाइल यूज करते जा रहे हैं, जब वहां पे पहुंचे आप, आपका मोबाइल हो गया डाउन, बैटरी खत्म। अब बैटरी खत्म, अब आपको वहां पे किसी से मिलना, फोन भी नहीं कर पा रहे। तो आपने क्या करा, वहीं पे मान लिया बस स्टॉप पे, या जहाँ पे बस रुकी हुई है बस स्टॉप, और ट्रेन से जा रहे तो ट्रेन के कोई स्टेशन पे आपने क्या करा, किसी को वहां लगे होते हैं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, तो आपने वहां पे चार्जिंग पे लगा लिया। भाई बस स्टेशन पे आप रुके, एक बंदे ने चार्जिंग के पॉइंट लगा रखे थे कि भाई यहाँ पे चार्ज कर लो, अपने अपना फोन उसको वहां पे चार्जिंग पे लगा दिया 10-15 मिनट, फिर आपका फोन चार्ज हो गया, आप चल दिए। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही आपको पता चला कि आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, आपका डेटा जो है, आपके मोबाइल में कुछ वायरस आ गया, आपका डेटा चोरी हो गया, फाइलें करप्ट होगी, इस तरह की कुछ अनएथिकल चीजें आपके मोबाइल के साथ होने लगी। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे है। ये बंदा है देखो, ठीक है, इसका मोबाइल डाउन हो गया। अब इसने ये मोबाइल यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट पे लगाया हुआ, लेकिन ये चार्जिंग पॉइंट इस तरह का कि ये पीछे से किसी सिस्टम से कनेक्ट है। तो इस डेटा केबल के थ्रू सारा डेटा इसने अपने सिस्टम में ले लिया इस मोबाइल का। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा होगा कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जो चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं, या बस में, वहां भी ऐसा। यहाँ पे केस समझना कि ये वाला जो पोर्ट जहां पे इसने लगाया, ये पोर्ट पीछे से सिस्टम से कनेक्ट है, डायरेक्ट किसी बिजली के उससे कनेक्ट नहीं है, सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से जा रहा है इसका डेटा। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए man named Raj who was traveling in a train. His phone battery was low, so he decided to use a public charging station at the railway station. Little did he know the charging station was infected with malware and all his personal data was being stolen. ठीक है, लेटर राज रिसीव ए मैसेज ऑन हिज फोन आस्किंग फॉर ए रैंसम टू रिट्रीव हिज डेटा। रैंसम क्या होता है? फिरौती होती है, ऑनलाइन फिरौती, जैसे ऑफलाइन फिरौती होती है, मांग लेते हैं ना। पहले फिल्मों में देखा होगा, अमरीश पुरी ने किसी को किडनैप कर लिया, भाई ले आओ। एक मूवी थी हेरा फेरी, ठीक है, उसमें एक बच्ची को किडनैप कर लेता है कबीर,
तो भाई फिरौती मांगता है कि 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए ले आओ। तो जैसे वहां पे फिरौती मांगी जाती है, ऐसे ही ऑनलाइन फिरौती होती है। ऑनलाइन फिरौती को बोलते हैं हम रैंसम, ठीक है, रैंसम वेयर होते हैं ये। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी फाइलों को कुछ इनक्रिप्ट वगैरह कर दिया जाता है और उससे फिरौती मांगी, वो उनको वापस करने के लिए कुछ रैंसम मांगा जाता है, मतलब कुछ फिरौती मांगी जाती है। लेकिन देखो यहाँ पे रैंसम की बात अलग है कि वो दूसरा केस हो गया। पहले हमें इस केस को समझना, जो ये वाला केस है, कि वो वायरस आया कहां से। उसके मालवेयर मतलब है, जो कोई भी मालवेयर क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जिसमें जो है हमारे पास अनएथिकल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जो आपके सिस्टम में अनएथिकल एक्टिविटी करती है। तो वो मैलवेयर आया कैसे उसके सिस्टम में, उस केस को पूछा गया है। तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, जूस जैकिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो रैंसम लेने का केस है वो अलग है, ठीक है। वो रैंसमवेयर है, वो किसी भी तरीके से आ सकता है, अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन जूस जैकिंग है यहाँ पे केस। हमने शुरू में आपने किसी ने पूछा था कि जूस जैकिंग क्या होती है। तो जूस जैकिंग इज ए टाइप ऑफ अटैक वेयर criminal install malware on public charging station to steal data from devices that are connected to them। उसको बोलते हैं हम जूस चेकिंग, ठीक है। तो आजकल इस तरह के भी साइबर क्राइम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा, once upon a time there was a woman named Geeta who ran a small business from her home। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम गीता है, वो एक छोटा सा बिजनेस अपने घर से करती है, ठीक है। वन डे सी नोटिस दैट, जैसे मान लिया ऑनलाइन कपड़े वगैरह हैं मीशो पे या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे वो सेल करती है। तो एक दिन उसके पास उसने नोटिस किया कि हर कंप्यूटर वाज एक्टिंग स्ट्रेंज एंड हर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैड बीन चेंज, ठीक है, कि उसका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज हो गया, उसका जो सिस्टम है वो भी अलग तरीके से बिहेव कर रहा। सी लेटर फाउंड आउट दैट की लॉगर हैड बीन इंस्टॉल ऑन हर कंप्यूटर बाय ए हैकर हु हैड गेन एक्सेस टू ऑल हर सेंसिटिव डेटा, ठीक है। की लॉगर क्या है, की लॉगर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गए तो जो भी की आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो वो स्क्रीन को भी और आपकी की को भी सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके जो थर्ड वाला पर्सन है उसके पास भेज देंगे वहां से। तो आपकी सारी एक्टिविटी जो भी सिस्टम पे आप कर रहे हैं वो हो जाएगी। आप पासवर्ड लिख रहे हैं वो भी पता चल गया, क्या क्या की आपने दबाई। तो ये की लॉगिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उसके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो जो भी एक्टिविटी अपने सिस्टम पे कर रही है वो सारी एक्टिविटी जो है थर्ड पर्सन के पास जा रही है। तो की लॉगर्स आर मैलिशियस प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक मेड ऑन ए कंप्यूटर और ए डिवाइस, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर पे या किसी भी डिवाइस पे कोई भी की प्रेस कर रहे वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है वहां। तो जिससे जो क्रिमिनल्स हैं वो पासवर्ड या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको समझो और बताओ क्या होगा। इसमें भी कहा है कि एक ईमेल आया है, ठीक है, एक बंदे के पास, और ईमेल में ये लिखा हुआ है कि भाई आपकी लॉटरी लग गई है, ठीक है। क्या लॉटरी वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज, ठीक है। और ये देखते ही भाई कहीं लॉटरी लग गई है उसकी, और वो खुश हो गया। भाई कौन बंदा है, रवि, ठीक है। उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया कि लॉटरी लगी है, आपको पैसे लेने के लिए लॉटरी को ये फॉर्म भर दो या ये फाइल डाउनलोड कर लो। उसने जैसे ही वो फाइल डाउनलोड करी उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल, फाइनेंशियल चीजें वो सब एक्सेस कर ली, जिससे उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉटरी वगैरह लगाने वाले बहुत सारे मेल आते हैं, ठीक है, कि ये लॉटरी पहले बहुत आते थे, अब तो लोग वो हो गए इस तरह से। तो इनको हम बोलते हैं स्पैम मेल, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को अब स्पैम में वैसे भी डाल देता है गूगल ने, जीमेल ने भी कर दी। वो भी मेल आते हैं इस तरह की, कोई कंपनी के लॉटरी वगैरह या बहुत सारे बल्क में मेल भेजे जाते हैं।
तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैम मेल। अब स्पैम में चल जाते हैं। स्पैम मेल ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी मेल ही स्पैम होंगी जिसमें लॉटरी वगैरह लगी हुई। स्पैम मेल क्या होती है उसको समझना हमारे लिए जरूरी। देखो बेसिकली जैसे मान लिया आप किसी को मेल भेजते हैं, तो मेल में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं मेल भेजने के लिए। एक ऑप्शन होता है टू, तो टू में जिसको हमें मेल भेजनी उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। ये 3 फील्ड होते हैं हमारे पास। टू का मतलब मेन रिसीवर जिसके लिए वो मेल है उसका नाम, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। अगर ये मेल मल्टीपल बंदों को भेजनी है, मतलब यहाँ पे मैंने एक बंदा है ए, उसकी मेल आईडी भेज दी, लिख दी, और यहाँ पे बी सी डी ये बंदे हैं, इनकी मेल आईडी लिख दी। सबको सेम ही मेल भेजनी थी, लेकिन मैं चाहता हूं किसी को इनको किसी को जैसे एक के बारे में तो पता चल जाएगा, ये तो 2 में लिखा हुआ है, लेकिन ये बी सी डी के बारे में आपस में किसी को पता ना चले। ठीक है, तो उनको बीसीसी में रखेंगे। जो बीसीसी में रखी जाती हैं चीजें, उनकी इंफॉर्मेशन बाकी को नहीं रहती है कि इनको भी मेल भेजी गई है। ठीक है, तो अगर सेम मेल आपको मल्टीपल जगह भेजनी है, जैसे मान लिया मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी लिख देता हूँ SP Sharma support@spsharmaji.com। मुझको एक मेल भेजनी है और अपने सभी स्टूडेंट को भेजनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट को आपस में ना पता चले एक दूसरे की मेल आईडी, तो मैंने उन सब की मेल आईडी बीसीसी में लिख दी, तो उनको ये लगेगा कि मुझको अकेले को मेल आई है। ठीक है, अब मान लिया आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, आपको HR जो है एक लेटर देता है, ऑफर लेटर आपको मेल करेगा, तो HR में यहाँ पे आपकी मेल आईडी लिखेगा। ठीक है, और जो कंपनी का मैनेजर है या ओनर है उसकी आईडी सीसी में लिखेगा। सीसी का मतलब कि इसको कार्बन कॉपी भेजी जा रही है, इसको भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये मेल इसको भेज दी गई है। ठीक है, मेल है 2 वाले के लिए, लेकिन इन्फॉर्म इसको भी किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाली कोई मेल है, मान लिया हमें 200 बंदों को भेजनी है, ठीक है, 50 बंदों को भेजनी है, तो हम यहाँ पे लिख के कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है। जैसे 256 बंदों को आप भेज सकते हो एक बार में मेल। ठीक है, एक पूरे दिन की लिमिट भी होती है जीमेल पे कि आप इतनी ही मेल भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री अकाउंट आप यूज कर रहे हो। लेकिन जैसे कंपनी है एडवर्टाइजमेंट करती है जो, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट कंपनी होगी, या कोई ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो आप किसी वेबसाइट पे, तो ऑनलाइन एग्जाम पे फिर रिजल्ट आना, तो एग्जाम हजारों लाखों बच्चों ने दिया एक साथ, तो रिजल्ट हजारों बच्चों को मेल जानी है, तो हजारों लाखों बच्चों को मेल जीमेल से ऐसे तो जाएगी नहीं, तो वो क्या करते हैं वहां पे मेल भेजने के लिए एक कंपनी के डोमेन से अलग से एक मेल की सर्विस लेते हैं। ठीक है, जिसको बल्क मेलिंग बोलते हैं। जैसे बल्क SMS होते हैं, ऐसे बल्क में, तो उससे एक ही बार में हम कितनी भी लाखों मेल भेज सकते हैं। तो वे जो मेल आती है वे सब स्पैम में चली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो बल्क मेल होती हैं वो बेसिकली जीमेल या जो भी मेल सर्विस वो उनको आइडेंटिफाई करती है कि ये बल्क में आ रही है, एडवर्टाइजमेंट पर्पज की है, प्रमोशनल मेल होंगी, किसी कंपनी के डोमेन से है, पब्लिक डोमेन से नहीं है, तो एक साथ इतनी मेल चली है, किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजी गई है, तो उनको सबको स्पैम में डाल देता है वो। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट वाली मेल आपकी यहाँ पे कुछ हैकिंग कर रही है या कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, वो तो आपको रिजल्ट ही दे रही, लेकिन वो भी स्पैम में चली गई, तो आपको लगेगा भाई ये स्पैम में चली गई क्योंकि बल्क में आई थी। तो आप पहली बार उसको फिर कर लो कि ये स्पैम नहीं है, उसमें ऑप्शन आएगा कि ये स्पैम नहीं, इनबॉक्स में डाल दो, तो अगली बार से फिर वो इनबॉक्स में आने लगेंगी। ठीक है, तो जो बल्क में मेल जा रही वे भी स्पैम मेल होती है। ठीक है, तो स्पैम मेल इज अनसॉलिटेड ईमेल दैट इज सेंट इन बल्क टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जो बहुत सारे बंदों को, बेसिकली इनमें कुछ मैलिशियस एक्टिविटी करने वाले बंदे भी यूज कर लेते हैं, कुछ अटैचमेंट वायरस ये भी भेज देते हैं, तो सब तरह की होती हैं। वे भी अपना ओरिजिनल मेल आईडी नहीं बताना चाहते, कोई ऐसे ही बना के भेज देते हैं। एक यहाँ पे ये देखते हैं हम नया केस स्टडी 7 है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्मॉल बिजनेस
owner named Raj who run a successful stationery shop in a bustling city in India. Raj had a computer, मतलब इसमें क्या है, बेसिकली राज है वो एक दुकान चलाता है अपनी, उसके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन रखता है, क्या क्या एक्टिविटी, कितनी चीज सेल परचेज, वो सारी चीजें बैलेंस शीट वगैरह बना के रखता है। एक दिन उसने देखा कि उसके सिस्टम में जो है क्या हो गया, एक अटैचमेंट उसने डाउनलोड कर लिया, मेल वगैरह आई, उसने डाउनलोड कर लिया ईमेल से, तो उसकी जितना भी डेटा था उसके कस्टमर का, उसकी कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट का, वो सारी की सारी फाइलें इनक्रिप्ट होगी और लॉक होगी। जैसे ही वो उनको ओपन करता है, क्लिक करता है, तो एक मैसेज आता है कि आपकी ये फाइल इनक्रिप्ट हो गई है, इसको ओपन करने के लिए आप 50,000 रुपए भेज दो। ठीक है, 24 बिटकॉइन नंबर दे दिया उसमें। तो ये क्या हो गया, ऑनलाइन फिरौती मांगी जा रही है, ये भी बिटकॉइन के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट अकाउंट नहीं देते, बिटकॉइन वगैरह इस तरह की चीजें डाल दी कि दे दो यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं, ये कहलाती है हमारी रैंसमवेयर। ठीक है, इस तरह के साइबर अटैक को क्या बोलेंगे, रैंसमवेयर, कि इसमें आपकी फाइलें इनक्रिप्ट हो जाती हैं। इनक्रिप्ट होने के बाद, जैसे ही इनक्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे किसी दूसरे कोड में होगी 0100 ऐसे ही रह जाएंगी, आप उनको ओपन करने चाहेंगे तो एक मैसेज आएगा कि भाई आप इतने पैसे भेज दो, तब आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास किस तरह की एक्टिविटी होगी, ये एक्टिविटी हो जाएगी हमारे पास रैंसमवेयर की एक्टिविटी वहां से। ठीक है, तो कोई भी चीजें इस तरह की मांगी जाती हैं वहां से लॉक करके। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वो आपने पेमेंट कर दी आपका डिक्रिप्ट कर दें वापस ओरिजिनल, कोई जरूरी भी नहीं होता। ठीक है, फिर अगर नहीं भी करते तो फाइलें भी डिलीट होने लगती हैं उसमें, तो ये रैंसमवेयर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस समझते हैं हम। यहाँ पर इसके अंदर क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पे अरुण के बारे में बात करी गई है कि अरुण एटीएम पे जाता है एटीएम मशीन में कैश निकालने के लिए। जैसे ही वो वहां पे अपने एटीएम मशीन में कार्ड लगाता है, पैसे निकाल के आ जाता है, लेकिन उस एटीएम मशीन में कोई चिप लगी हुई थी। जैसे उसने कार्ड लगाया तो वो कार्ड की डिटेल वहां पे कॉपी हो गई। ठीक है, और जो जो उसने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड भी कैप्चर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद उसके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया, वहां से पैसे निकाल लिए गए। इस तरह की एक्टिविटी क्या कहलाएगी, तो इस तरह की एक्टिविटी अभी हमने बताया था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये आप ऑनलाइन कोई परचेज कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है, एटीएम में भी हो सकता है। एक साइबर स्टॉकिंग होती है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि आप जैसे खड़े हैं, अपना पासवर्ड डाल रहे एटीएम में, कोई पीछे से खड़ा होके आपकी पासवर्ड वगैरह चेक कर रहा है, या आप सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, अपने आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो कोई जैसे कहते हैं ना कि कंधे पे से पीछे को ताक झाक करना, ताक झाक करके आपकी चीजें देख रहा है, आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको नोट कर रहा, फिर मिसयूज करेगा। तो उस तरह की एक्टिविटी कहलाती है साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन थे। बाकी ये तो हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड थे, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इनको आप रिवाइज कर लेना, सारी जो भी एक्टिविटी बताई साइबर क्राइम से रिलेटेड। ठीक है, तो बाकी पढ़ते हैं अगली क्लास में, क्या क्या मैसेज आए हुए वो समझ लेते हैं आपके। अच्छा, ऑप्शन